हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई मोटिवेशनल वीडियो या फिर इंस्पिरेशनल स्टोरी देख लेते हैं और एकदम से ही हमारे अंदर चिंगारी जाग उठती है और वही हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं भी एक कामयाब इंसान बनकर ही दिखाऊंगा। मैं रात दिन एक करके अपने गोल को पूरा करूंगा। अब ये सब 2-3 दिन तक तो बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद वापस से हम अपनी उसी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है? ये सब हमारी कुछ हैबिट्स की वजह से होता है, जो कि शुरू से ही हमने अपने अंदर डाली हुई होती है। एंड अगर हमको अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको हम अभी से अप्लाई करके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर 7 ऐसी हैबिट्स बताने जा रहे हैं जो कि आपको एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने में बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। 2 दोस्त थे, जॉन और पीटर। दोनों की ही अपने फ्रेंड से किसी बात पर लड़ाई हो गई, जिसमें पीटर पूरे दिन ये सोचता रहा कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सारी गलती उसी की है। वहीं दूसरी तरफ जॉन दोबारा से उस फ्रेंड के पास गया। उसने झगड़े के रीजन को समझा और मैटर को वहीं पर ही सॉर्ट आउट कर दिया। सिमिलरली इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वो होते हैं जो कि हमेशा ही दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। मैं बेरोजगार हूँ क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं ला रही। मेरे नंबर्स अच्छे नहीं आए क्योंकि एग्जामिनर ने ही शीट सही से चेक नहीं करी। मैं कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास टाइम और पैसा दोनों की कमी थी, या फिर कुछ और नहीं मिलता तो अपनी किस्मत को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा तो लक ही खराब है, क्या करूं, ऊपर वाले ने मेरे नसीब में यही लिखा है। उधर प्रोएक्टिव लोग अपने कामों की खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और दूसरों को ब्लेम करने के बजाय वो ये सोचते हैं कि इस सिचुएशन को किस तरह बेटर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी बात पर डांट देते हैं तो आप ये सोचने की बजाय अरे यार ये तो रोज ही मुझ पर चिल्लाते रहते हैं, आप प्रोएक्टिव बनकर ये सोचे कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि अगली बार मुझे इस बात पर डांट ना पड़े। नंबर 2, बिगिन विद द एंड। इमेजिन कीजिए आपकी डेथ हो चुकी है और आप एक कॉफिन के अंदर हैं। वहाँ पर आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी मौजूद हैं और आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि वो आपके बारे में कैसी बातें करें? क्या वो ये कहे वो बहुत ही केयरिंग पर्सन था, हमेशा मुसीबत में दूसरों की हेल्प करता था, सभी से बहुत ही पोलाइटली पेश आता था, उसने अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाकर दिखाया? या फिर वो कहे चलो गया, मुसीबत टली, हमेशा दूसरों से झगड़ता रहता था, अरे जब देखो सिगरेट पी के आ जाता था, अपनी लाइफ में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाया। ऑब्वियसली आप सेकंड वाली बातों को कभी सुनना पसंद नहीं करेंगे, बट एक बात आप अभी अपने माइंड में सोचिए, क्या अभी आप वो सब काम कर रहे हैं जो कि मरने के बाद आप लोगों से बुलवाना चाहते हैं? अगर नहीं तो जितना जल्दी हो सके अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। कल मैं इस काम को पक्का खत्म करूंगा, इससे मैं 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करूंगा। और फिर कल आती है और ये कल भी आने वाले कल में बदल जाती है। ऑथर ने टाइम मैनेजमेंट के 4 कॉलम्स बताए हैं, जिसमें से पहला है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। इसमें वो सभी काम आते हैं जो कि अर्जेंट हैं और हमारे लिए करना इम्पोर्टेंट भी है। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस जाने वाली कार खराब हो गई है, उस कार को ठीक करवाना, ऑफिस का अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना और कल आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ाई करना, एक्सेट्रा। दूसरा कॉलम है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। अब इसमें ऐसे काम आते हैं जिनका कोई फिक्स्ड टाइम तो नहीं होता, बट वो काम करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, गुड स्लीप, बुक रीडिंग, डाइटिंग, नए स्किल्स सीखना, एक्सेट्रा। तीसरा कॉलम है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। अब इस कॉलम में वो काम आते हैं जो कि हम अर्जेंट समझते हैं, बट इन फ्यूचर वो हमारे किसी काम में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मूवी रिलीज हुई तो लोग फर्स्ट डे का फर्स्ट शो देखने के लिए जी जान लगा देते हैं, जबकि उनको ये पता होता है कि वो बाद में भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, बट वो इस बहस में पहले जाते हैं कि कहीं उनका फ्रेंड उस मूवी को पहले ना देख ले।
और लास्ट कॉलम में आता है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें वो सभी काम आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर घंटों बिता देना, दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहना या फिर मल्टीपल लेवल्स वाली गेम्स खेलना। बट एक सवाल तो ये है कि हम अपना ज्यादातर टाइम कॉलम 3 और कॉलम 4 पर ही वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें सेकंड कॉलम में सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। नंबर 4, थिंक विन विन। किसी भी गेम के अंदर अगर कोई एक टीम जीतती है तो उसकी ओपोनेंट टीम को हारना पड़ता है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको जीतना है तो किसी दूसरे को हारना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका छोटा भाई गेम खेलने की जिद कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो थोड़ी देर पढ़ाई करे, तो आप उसे ये कह सकते हैं सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम्हें गेम खेलने को मिलेगा। तो ये होती है गाइज विन विन सिचुएशन, जिसमें दोनों ही खुश रहते हैं। लेकिन अगर आप उसे ये न कह करके ये कहते हैं तुमको कोई गेम खेलने को नहीं मिलने वाला, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो ऐसा कहकर हम यहाँ पर विन लूज सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि उसको भी पढ़ाई करने में जरा भी मन नहीं लगता। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस सिचुएशन को हम एक विन विन सिचुएशन बना सकें। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। केविन बहुत ही उदास मूड से घर पर आता है। उसके घर में एंटर करते ही उसकी फादर की नजर उस पर पड़ती है, तो वो केविन को उदास देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? नहीं, कुछ खास नहीं। अरे बताओ, मैं तुम्हारा फादर हूं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। एक्चुअली मुझे वो स्कूल जरा भी पसंद नहीं। क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी मेहनत से तुम्हारे उस स्कूल में एडमिशन कराया है और तुम्हें उसकी जरा भी वैल्यू नहीं है। अगली बार अगर तूने ये बात मुंह से निकाली तो तुम्हारे लिए जरा भी अच्छा नहीं होगा। नाउ यहाँ पर आपने देखा कि केविन के फादर ने बिना कोई रीजन जाने उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया। सिमिलरली हम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही करते हैं, बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। इसका अगर एक और एग्जाम्पल लें तो एक आदमी एक वेजिटेबल शॉप पर 1 किलो पोटैटोज लेने जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो दुकानदार उसको 1 किलो के बजाय 5 किलो पोटैटो देने लगता है, सेल पे है बोल करके। नाउ मना करने के बाद भी जब वो दुकानदार जबरदस्ती करने लगता है तो उस आदमी को अब गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि उसे वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा है जो उसे चाहिए। इधर दुकानदार भी गुस्से में कहता है कि 5 किलो पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आप यही लीजिए। अब ऐसा होने के बाद कितने चांस हैं कि वो आदमी उस दुकान पर वापस जाएगा? डेफिनेटली 0%। बट रियलिटी में हमारी मेंटालिटी भी कुछ इसी तरह की है। हम बिना कोई रीजन जाने दूसरों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, और जब कोई हम पर गुस्सा करता है तो हमें ये लगता है कि उसे हमारी फीलिंग्स की जरा भी केयर नहीं। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। किसी को कुछ भी बोल देने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर सामने वाला इस बात को क्यों कह रहा है, और जब आप वो बात समझ जाएंगे तो उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करनी होगी। और अगर आप लोगों की बात मानकर उन्हें अपने तरीके से समझाना शुरू कर देंगे तो लोग आप पर भी बिलीव करने लगेंगे। नंबर 6, सिनर्जाइज। ना, ये पॉइंट हमें अकेले न लेकर के एज अ टीम वर्क काम करने के लिए एनकरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बूढ़ा किसान और 4 बेटे वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें वो चारों बेटों को अपने पास बुलाता है और उनको एक एक लकड़ी देता है और उस लकड़ी को तोड़ने को बोलता है। इसको तो वो बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन जब वो एक लकड़ी का गट्ठर उनके हाथ में पकड़ाता है तो चारों में से कोई भी उसको नहीं तोड़ पाता। ये पॉइंट इसी डायरेक्शन की ओर इशारा करता है। जब भी हम अकेले काम करने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर उनके साथ सिनर्जी करते हैं तो हम अपनी एबिलिटीज को कई गुना बढ़ा लेते हैं और इस तरह हम अपने गोल को और जल्दी हासिल कर सकते हैं। नंबर 7, शार्पन इन द सॉ। एक फादर अपने दोनों बेटों को 1-1 लाख रुपए देता है और उनसे कहता है कि तुमको अपना आने वाला फ्यूचर इन्हीं पैसों में बनाना है। वो दोनों बेटे अपने अपने पैसों से क्लॉथ्स खरीद कर बेचने की सोचते हैं, जिसमें से पहला बेटा अगले दिन ही सारे पैसों के क्लॉथ्स लाकर बेचना स्टार्ट कर देता है, लेकिन दूसरा बेटा थोड़ा रुक कर वहाँ की मार्केट को ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि इस वक्त ट्रेंडिंग पर क्या चल रहा है और एक सक्सेसफुल दुकानदार किस तरीके से कस्टमर्स को हैंडल करता है।
ये सब की पूरी जानकारी लेने के बाद फाइनली वो उन्हीं कपड़ों को बेचने के लिए लाता है जो कि उस वक्त उस जगह पर ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। अब आपको तो पहले ही अंदाजा लग गया होगा कि कौन से वाले बेटे ने उस मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट कमाया होगा। सिमिलरली हमें भी कोई बड़े डिसीजंस लेने से पहले अपने माइंड को अच्छी तरह से शार्प कर लेना चाहिए और सिचुएशन को ठीक तरीके से एनालाइज करने के बाद ही उन पर एक्शन लेना चाहिए। नाउ ये सब बातें मैंने आपको स्टीफन कवे की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताई हैं। अगर आप इन हैबिट्स के बारे में और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। इसी तरीके की कमाल की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।